हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में, जो कि आने वाले एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी एईडीओ और एएसओ प्रैक्टिस सेट 2026 के लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आए हैं। हम इस सीरीज में केवल और केवल उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो प्रश्न जीके का हो, जीएस का हो, मैथ्स का हो या फिर रीजनिंग का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए अपनी सीरीज को अपने प्रश्न संख्या 1 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की भी भरपूर संभावना है। तो सभी इससे संबंधित सभी चीजों को आइए डिस्कस करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारा भारत है, जो ये वाला विस्तार है, ठीक है, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, इसको हम लोग कहते हैं देशांतरीय विस्तार। और जो उत्तर से लेके दक्षिण तक है, इसको हम लोग कहते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो यहाँ हमसे अक्षांशीय विस्तार पूछा गया है। तो हमारा जो भारत है भौगोलिक दृष्टिकोण से वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके हमारा 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक है। ठीक है, ये हो गया हमारा अक्षांशीय देशांत। अगर हमसे ये पूछा जाए देशांतरीय विस्तार क्या है, तो वो हमारा होगा 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा देशांतरीय विस्तार। अब अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि हमारा जो सबसे उत्तरी बिंदु है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु जो है ये वाला, जो हमारी भूमि से जुड़ी है, इसको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। हालांकि जो हमारा दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 पे स्थित है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट निकोबार यानी कि इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसका जो हमारा पूर्वोत्तर बिंदु है, इसको हम लोग वालांगू कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जो हमारा पश्चिम बिंदु है, इसको हम लोग गुहार मोती कहते हैं और ये गुजरात में स्थित है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है अफ्रीका महाद्वीप में यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस को देखेंगे, मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या फिर सोमालिया। तो ऑप्शन जो है इसका सही जवाब वो होने वाला है आपका नाइजीरिया। सबसे ज़्यादा जो लोग रहते हैं अफ्रीका महादेश में या फिर अफ्रीका महाद्वीप में, वो नाइजीरिया में रहते हैं। अब अगर आपसे यूरोप का पूछा जाए, तो यूरोप में जो है वो रूस होगा। ठीक है, रूस की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अगर आपसे उत्तरी अमेरिका पूछा जाए, तो उत्तरी अमेरिका में यूएसए होगा। अगर आपसे दक्षिणी अमेरिका पूछ लिया जाए, तो दक्षिणी अमेरिका में कौन सा होगा? ब्राज़ील होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे हमारा भारत देश यानी कि एशिया पूछ लिया जाए, तो एशिया में ऑफ कोर्स हमारा देश होगा, जो कि चाइना को पछाड़ के नंबर 1 पे आबादी के मामले में आ चुका है। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और अब आपसे कोई से भी महाद्वीप का सबसे आबादी वाला देश पूछ ले, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ठीक है, तो कुछ नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां हैं जो कि कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। ठीक है, तो जो पश्चिम में गिरेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, जबकि जो पूर्व की ओर गिरेंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो ये हमसे पूछा गया, ऑप्शंस को देखेंगे, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो देखिए नर्मदा जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये गिरती है कहाँ पे? कच्छ के रण या फिर आप अरब सागर कह लें। तो नर्मदा वो नदी है, नर्मदा। और नर्मदा के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो तापी, जो कि कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए वो इसका सही जवाब है। बाकी हम लोग गोदावरी की बात करें तो इसको हम लोग दक्षिणी गंगा कहते हैं। ठीक है, ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको हम लोग दक्षिणी गंगा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा, चाना की राजधानी नहीं, घाना की राजधानी। घाना एक अफ्रीका का देश है, इसकी राजधानी हमसे पूछी गई है। तो घाना की राजधानी क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो घाना की जो राजधानी है, याद कर लीजिए, अकारा है। ठीक है, और अगर मैं इसके यू करेंसी की बात करूं, तो इसकी जो करेंसी है वो होने वाली है सेडी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्न में से कौन सा जो स्टेट है जहाँ पे चाय का उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शंस को देखेंगे, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर राजस्थान। तो ऑप्शन से ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि राजस्थान जो है एक मरुस्थल है और यहाँ पे चाय की खेती नहीं होती है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि
चाय में जो है वो थीन नामक पदार्थ पाया जाता है, जबकि अगर कॉफ़ी में पूछा जाए तो कैफीन नाम का जो पदार्थ है वो पाया जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन से राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। क्या बांदीपुर तमिलनाडु में है? ऑप्शन नंबर बी कहता है मानस असम में है। ऑप्शन नंबर सी कहता है रणथंभौर राजस्थान में है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है भितरकनिका उड़ीसा में है। ठीक है, तो भितरकनिका उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। रणथंभौर, रौ से रन और रौ से राजस्थान, ये भी सही जवाब है। मानस, ये भी कहाँ पे है? असम में। बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है, तो भाई बांदीपुर कहाँ है? तमिलनाडु में नहीं है, तो ये हमारे दक्षिणतम राज्य कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमसे स्क्रीन पे, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और क्रमशः इतने इतने और इतने मत को प्राप्त किया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत का प्रतिशत प्राप्त हुआ, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए 3 लोगों ने चुनाव लड़ा, ये ए है, ये बी है और ये जी है, सी है। तो सबसे ज्यादा वोट किसने प्राप्त किए? तो आप कहेंगे सी ने। ठीक है, तो इसी का हमें परसेंटेज निकालना है। कितना प्राप्त किया है? 11,628। भाग करेंगे कुल वोट से, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो जो हमारा टोटल वोट आएगा वो आएगा 20,400। इसको हम लोग 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज निकालना है, तो 00 से हमारा 00 कट जा रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे हमारे 4 के पहाड़े से इसको हम लोग काटेंगे तो 51 बार में जाएगा। और यहाँ अगर हम इसको हम लोग 4 के पहाड़े से काटते हैं तो 2 2 9 0 और 7 बार में जाएगा। अब इसको हम लोग 51 से भाग करेंगे, 2 9 0 7 को 51 से भाग करेंगे। अच्छा रुकिए, 17 के टेबल से फिर से ही हम इसको काट पा रहे हैं, 17 या 51, 51 के टेबल से ही कट जाएगा। और 51 के टेबल से ये कितनी बार में कटेगा? 57 बार में। ठीक है, तो 57 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को टोटल वोट का 57% वोट प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अपने स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो स्टार का मतलब गुणा है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9 गुणा 2। ठीक है, अब क्या है? भाग में 3 है, तो लिख देते हैं भाग में 3। सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे? का को सॉल्व करेंगे, तो का ब्रैकेट क्या होता है? आप कहेंगे गुणा होता है। माइनस का 3, ठीक है, भाग की जगह पे हम लोग 2 लिख देंगे। अब देखिए 6 में से 1 घटाएंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास यहाँ पे? माइनस का 1। ठीक है, आगे देखते हैं इसको हम लोग, माइनस का 1 ये हो जाएगा हमारा। इसके अलावा गुणा 2 प्लस में 3 प्लस में यहाँ का को सॉल्व करेंगे तो 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आप कहेंगे 15। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जा रहा है 9 गुणा 2। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 24 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि ये का है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 72 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का इधर 3 बच गया और भाग में 2 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? का है। ठीक है, तो यहाँ पे का नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, माइनस कर लीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 3/15। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 से 2 कट गया, माइनस से हमारा माइनस कट गया। इधर हमारे 2 के पहाड़े से हमारा कितना बार में जा रहा है? ये 2 के पहाड़े से इसको हम लोग 36 बार में काटेंगे और 9 के पहाड़े से ये हमारा 4 बार में कट जाएगा। तो क्या बच रहा है हमारे पास? 1/4। इसके अलावा माइनस माइनस कट गया, है ना, तो ये हमारा प्लस हो गया। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, क्या बच रहा है हमारे पास? यहाँ पे प्लस का 3, ठीक है, और प्लस में 1/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। इसके अलावा 1 के पहाड़े में 20 बार में जा रहा है तो 20 तिया 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 के पहाड़े में 20 4 बार में आ जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि कुल हमारा कितना आ रहा है? 69/20, जो कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमसे क्या कह रहा है? ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन है।
ए और बी एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। तो ये रहा ए और बी, ये दोनों मिलके एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और डी इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सी और डी चारों लोग मिलकर इसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। यहाँ 20 दोनों का एलसीएम आ जाएगा। अब 5 के पहाड़े से ये 4 बार में जाएगा और 20 के पहाड़े से ये 1 बार में जाएगा, यानी कि टोटल 20 काम है और 4 प्लस में 1 5 क्षमता के साथ किया जा रहा है। तो 4 दिन में चारों मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो इसका सही जवाब है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 25 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 15 किलो गेहूं को एक अन्य प्रकार के 10 किलो गेहूं के साथ मिलाकर 30 किलोग्राम वाला मिश्रण प्राप्त किया जाता है, तो महंगे गेहूं का क्या प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 25 किलोग्राम वाले मूल्य को 15 किलो गेहूं के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, एक अन्य प्रकार का मिश्रण है जिसको 10 किलो गेहूं के साथ मिक्स किया जाता है और ऐसा करके 30 रुपए वाला जो है वो गेहूं प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, टोटल गेहूं कितना है, 30 रुपए किलो है और गेहूं कितना आ रहा है, पहले से 15 और दूसरे से 10। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा 375 आ रहा है। यहाँ पे कितना बच रहा है, 10x बच रहा है और यहाँ पे 15 को 10 से जोड़ेंगे तो 25 और 25 को 30 से गुणा करेंगे तो 750। अब यहाँ पे 10x की वैल्यू 750 में से घटाएंगे इसको हम लोग 375 को, तो कितना आ जाएगा हमारा 375 और इसको 10 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि सजीवों में बहुत सारे जो तत्व हैं या तो वो मुक्त अवस्था में होते हैं या फिर वो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सजीवों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी कहता है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी कहता है लौह या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है सोडियम। तो आपने कभी ना कभी इन तीनों लोगों का नाम सुना होगा। सोडियम हम लोग NaCl यानी कि नमक के फॉर्म में खाते हैं, लोहा भी होता है आयरन वगैरह के फॉर्म में, और मैग्नीशियम भी हम फूड के तौर पे कंज्यूम करते हैं। तो सिलिकॉन जिसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, वो सजीवों में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है इसमें से कौन सा विषम जोड़ा है उसको चुनिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कहता है एमाइलोप्लास्ट, ये प्रोटीन कोशिकाओं को संग्रह कहता है। दूसरा है इलाओप्लास्ट जो कि तेल वसा को संग्रह करता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल के वर्णक होते हैं, तो ये तो सही मिलाया गया है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है क्रोमोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल के अलावा भी और बहुत सारे कलर वर्णक होते हैं, तो ये भी सही है। हमने बचपन से पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अब यहाँ पे दो और नए शब्द हमको दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा एमाइलोप्लास्ट है ये क्या करता है, ये स्टार्च का संग्रह करता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, जबकि इलाओप्लास्ट आपको ध्यान रख लेना है, ये तेल और वसा का संग्रह करता है। ठीक है, और ये जो है ल्यूकोप्लास्ट के ही अलग अलग फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा गलत है, कौन सा विषम जोड़ा है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एक रीजनिंग का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल हमसे कह रहा है कि इस खाली जगह पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 55 आ रहा है, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 51 आ रहा है, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 47 आ रहा है, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 43 आ रहा है, और इसके बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देख लें तो 39 आ रहा है। ठीक है, इस पैटर्न से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 4 का गैप है, तो यहाँ पे हम लोग 4 कम करेंगे 306 में से, तो 306 में से अगर हम लोग 4 घटाते हैं, 4 नहीं 51 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 306 में से अगर हम लोग 51 को घटा देते हैं तो 306 में से घटा लो 51 तो कितना आ गया 255, और 255 इसका जो है वो सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक प्रभावी कोरोलियस बल किस कारण होता है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोरोलियस बल होता है ये किस कारण होता है,
तो इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर ए कहता है सौर प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी कहता है हमसे कि ये जो होता है वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारे पास कि ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की वजह से होता है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारे पास कि ये क्लोरोडोडो की खाड़ी रेखा की वजह से होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा कोरोलियस बल है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमसे कि साल्टारो कांगड़ी चोटी किस सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा देखिए, पृथ्वी का जो घूर्णन है, ये जो कोरोलिस बल है, ये जो है ध्रुव पे यानी कि जो पोल्स पे ये सबसे अधिक होता है। ठीक है, और सबसे कम ये विषुवत वृत्त पे पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। साल्टोरो कांगड़ी चोटी किसकी सीमा पर स्थित है, ये हमसे पूछा गया है। क्या भारत तिब्बत सीमा पे है, या भारत पाकिस्तान की सीमा पे है, या भारत चीन की सीमा पे है, या फिर भारत नेपाल की सीमा पे है। तो ये जो साल्टारो कांगड़ी चोटी है, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, यानी कि जो डेड सी है इसके साथ बाउंड्री नहीं बनाता है। तो देखिए ये बीच में हम लोग यहाँ पे मृत सागर है, यानी कि हमारा जो है वो डेड सी है। अगर मैं इसके पूर्व की बात करूं तो इसके पूर्व में जॉर्डन देश है। ठीक है, और अगर मैं पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में क्या है, इज़राइल है। ठीक है, इज़राइल के अलावा इसके पश्चिम में फिलिस्तीन भी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर ए लेबनान जो है ये बाउंड्री नहीं बनाता है मृत सागर के साथ। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सी गर्म जल धारा है। ठीक है, देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आपको ये भी दिमाग में आइडिया आ जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ओशियन करंट से भी आ रहा है, जलधारा से भी पूछ रहे हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो हमबोल्ट की धारा है, ठीक है, ये जो हमबोल्ट की धारा है, आपको मैं बता दूं कि ये कोल्ड जो है वो करंट है, ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड है, ये भी ठंडी जलधारा है। ये जो लेब्राडोर है ये भी हमारा ठंडी जलधारा है। तो कौन सा गर्म बच गया, हमसे गर्म पूछा है, तो ये जो अल नीनो है, ठीक है, ये एक गर्म जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 अपने स्क्रीन पे है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ये शब्द है पेंसिल। अब पी को हम लोग यहाँ पे दूसरे जगह पे लेके जा रहे हैं, अगले में पी को हम लोग तीसरे जगह पे ले गए, उसके बाद पी को हम लोग चौथे जगह पे ले गए। तो अब की बार ये जो पी है वो 5वें नंबर पे आएगा, और 5वें नंबर पे पी किस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। तो बहुत ही आसान से आपने रीजनिंग के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देखिए मात्र 18 मिनट में हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। हमारा मोटिव आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे हम लोग ध्यान से। मिरर का प्रतिबिंब हमसे पूछा गया है कैसा बनेगा। तो ये जो मिरर है, जब इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये जो है वो हमारा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी इधर वाली तस्वीर है वो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो लाइन यहाँ पे बनेगा, है ना। अब ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से, तो ये गलत हो गया हमारा और ये भी गलत हो गया। लाइन केवल और केवल इसमें और इसमें बन रहा है। अब एरो को देखेंगे, एरो बाहर की तरफ है, लेकिन इसमें तो एरो अंदर की तरफ हो गया, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो आप पूछेंगे सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 अपने स्क्रीन पे आ चुका है। हमसे पूछा गया है इसमें कितने त्रिभुज हैं, हाउ मैनी ट्राइंगुलर इन दिस पिक्चर। तो इसको चलिए ध्यान से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है।
ठीक है, पहले छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर लेते हैं। ये हमारा दूसरा त्रिभुज है, इसके अलावा ये हमारा तीसरा त्रिभुज है, ये हमारा चौथा त्रिभुज है और ये हमारा पांचवा त्रिभुज है। तो 5 तो ये छोटे छोटे त्रिभुज हो गए। उसके बाद ये दोनों मिला के एक अलग त्रिभुज बन रहा है, 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो है हमारे पास, ये एक अलग त्रिभुज बना रहा है तो 7 हो गया। और एक ये बड़ा वाला कंप्लीट 8 त्रिभुज हो गया। ठीक है, और एक इधर से जोड़ेंगे तो ये भी कंप्लीट बड़ा वाला 9 त्रिभुज हो गया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से आप गिनती करके आसानी से रीजनिंग के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमसे नेक्स्ट कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सी राशि है। ये हमसे पूछा गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, क्या ये अदिश राशि है, क्या ये सदिश राशि है, या फिर ये क्या है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये या कौन सी राशि है, ये अदिश राशि है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। अदिश राशि किसको कहते हैं, जिसमें हमें दिशा नहीं पता होता है, परिमाण पता होता है। ठीक है, तो अदिश सदिश से भी हर एक प्रैक्टिस सेट में आप देख पा रहे होंगे एक ना एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने जगह पे आ रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ। ठीक है, ऑप्शंस को देखेंगे। औसत वेग शून्य है, औसत चाल शून्य है, चली दूरी शून्य है, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि वेग जो होता है, वेलोसिटी जिसको हम लोग कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन कितना हुआ, हम गए यहाँ तक और फिर वापस आ गए, यानी कि विस्थापन 0 है। और टाइम हमने कितना लिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है कि जो औसत वेग है वो शून्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एसटीपी पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है ये हमसे पूछा गया है। तो ये देखिए ये ऑक्सीजन के अणुओं के बराबर है। तो अणु किस में आ रहा है, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं यहाँ पे कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 10 की पावर 23 ऑक्सीजन अणु के बराबर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें क्या कहा गया है, कौन सी राशियां मात्रक रहित है, यानी कि किसको मापने के लिए कोई मात्रक का यूज नहीं किया जाता है। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो मूल अंश है इसको मापने का कोई मात्रक नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। बाकी मोललता, मोरलता और नॉर्मलता सबको मापने के लिए मात्रक है, केवल मूल अंश को हम लोग मात्रक में नहीं माप सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 रीजनिंग का सवाल है अगेन। अगर ए का मतलब है, क्या है हमारे पास, अगर ए का मतलब हमारे पास डिवाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड होगा। ए का मतलब डिवाइड है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है, और डी का मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है, गुणा है। तो हमसे निम्नलिखित समीकरण पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 37, सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे, है ना, क्योंकि सी का मतलब प्लस है। 28, अब बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, गुणा लिखेंगे, क्योंकि बी का मतलब गुणा है। ठीक है, डी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डी की जगह पे हम लोग माइनस लिखेंगे, क्योंकि डी का मतलब क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस करेंगे इसको हम लोग 322 से, और ए का मतलब डिवाइड है तो इसको हम लोग घटा लेंगे 23 से। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड ही सॉल्व करेंगे, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 37 प्लस 28 को 6 से गुणा करेंगे तो 168 आ जाएगा, माइनस इसको इससे हम लोग भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो 37 में 168 जोड़ेंगे तो 205, और 205 में से अगर हम लोग 14 घटाते हैं तो 191 जो है वो इसका उत्तर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ।
ध्यान से देखेंगे, रीजनिंग का सवाल है, आसान क्वेश्चन है, पैटर्न को पूरा करना है। तो देखिए जो पैटर्न बन रहा है वो कैसा बनना चाहिए, यहाँ पे एक स्क्वायर बनना चाहिए, है ना, यहाँ पे एक लाइन बनना चाहिए और यहाँ पे एक गोला। तो इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसमें लाइन नहीं है ना, इसमें गोला नहीं है, इसको उल्टा बना दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब होने वाला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जिसमें हमको पूछा गया है संख्या 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि संख्या 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्यूब को ध्यान से देखिए, एक के बाद क्या है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ एक है और एक के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। अगला देखेंगे 3 है, ठीक है, ऊपर में क्या है, 2 है, ठीक, और 2 के नीचे हमको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो हमने 3 से उल्टा पूछा गया है, तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा, 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 अगेन रीजनिंग का सवाल है। देखिए अगर इसको ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है, तो बी को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जी को हम लोग डी लिख रहे हैं, यानी कि 3 पीछे जा रहे हैं। तो चलिए बी के 3 पीछे चलते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो वाई वाले हमारे पास कौन से ऑप्शन हैं, ये हट गया और ये हट गया। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग एलिमिनेट करके भी कई बार सॉल्व कर लेते हैं, हमको सही उत्तर तक केवल और केवल पहुंचना होता है। ठीक है, बी को कैसे लिखा गया है, जी लिखा गया है, तो कितना जोड़ा गया, सी डी ई एफ जी, 5 जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए ए में 5 जोड़ते हैं, तो ए में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास, एफ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए ई को क्या लिखा गया है, बी लिखा गया है, यानी कि 3 कम करके लिखा है। तो ऐसे ही एच को हम लोग 3 कम करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जहाँ पे पाई रेट को इस तरीके से कोट किया गया है, तो सीक्रेट को हम लोग कैसे लिखेंगे वो हमसे पूछा गया है। तो चलिए पहले पाई रेट को सॉल्व करते हैं। पाई रेट को लिखा गया है, यहाँ पे देखिए पी को यहाँ पे लिखा गया, आई यहाँ लिखा गया और आर यहाँ लिखा गया, यानी कि 3 अंक छोड़ के सीधा लिखा गया है। तो चलिए सीक्रेट को भी ऐसे ही लिख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो एस को यहाँ लिखेंगे, ई को यहाँ लिखेंगे और सी को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है लास्ट में ऐसा बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये हमारा हट गया, ये हमारा हट गया और ये भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये भी रीजनिंग का सवाल है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। इसमें से जो असंगत है, यानी कि जो डिफरेंट है, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है डॉक्टर, गलत जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रोफेशन। तो ऑप्शन नंबर सी कहता है इंजीनियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑडिटर। ठीक है, तो देखिए ये भी एक प्रोफेशन है, ये भी एक प्रोफेशन है और डॉक्टर बनना भी एक प्रोफेशन है। क्या अलग है इसमें से, प्रोफेशन अलग है, तो यही हमारा जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। रीजनिंग का सवाल है, अगेन हमसे पूछा गया है कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि m जो है, M5n का मतलब है m जो है वो क्या है, n की माँ है। ठीक है, इसके अलावा आगे क्या बोला गया है, हमसे हमसे बोला गया है कि M4n का मतलब क्या है, mn का पिता है ना। आगे क्या बोला गया है हमसे, M6n का मतलब है हमारे पास कि mn का बेटा है। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है हमसे, हमसे बोला गया है M8n का मतलब है m जो है वो n की बेटी है। तो चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, P5Q। ठीक है, तो यहाँ पे P और Q है, तो PQ कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, 5 का मतलब है MN की माँ है, यानी कि ये जो P है ये माँ है, और किसकी माँ है ये, आप कहेंगे Q की। ठीक है, आगे देखिए Q4R, तो यहाँ पे 4 का मतलब क्या है, MN का पिता है, यानी कि Q जो है ये पिता होगा, और किसका पिता होगा ये, तो आप कहेंगे R का। ठीक है, आगे देखते हैं R8S,
तो 8 का मतलब क्या है, MN की बेटी है। तो ये जो R है ये बेटी है, और किसकी बेटी है, ये S की। ठीक है, तो SQ की पत्नी है ना। तो हमसे पूछा गया है S का P से क्या संबंध है, तो P क्या होगी, इसकी सास होगी, और P S की क्या है, पुत्र वधु है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 99 आ रहा है। इधर घटाएंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 124। इसको घटाते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 149 आ रहा है। और अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 174 आ रहा है। ठीक है, अब गैप कितने कितने का आ रहा है ये देखिए, यहाँ पे भी 25 का अंतर है, यहाँ पे भी हमारे पास 25 का अंतर है, इसके बीच भी 25 का अंतर है, यानी कि इसके बीच भी कितने का अंतर आना चाहिए, 25 का अंतर आना चाहिए। तो 174 में 25 को और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 199 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग घटाते चल रहे हैं, तो 251 में से अगर हम लोग 199 घटा देते हैं तो कितना बच रहा है, 52, और 52 ही इसका जो है वो सही जवाब है। होपफुली आपको समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, यानी कि टॉप पे है। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस चीज का होता है, ये हमसे पूछा गया है भारत देश के अंदर। जिप्सम की बात करूं तो ये जो जिप्सम है ये, और जो लोहा है, ठीक है, ये जिप्सम और ये हमारा लौह अयस्क, ये कहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा उगाया, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, चीन के अंदर। ठीक है, ये तांबा है। तांबा में कौन सा देश आगे है, तो तांबा में जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो चिली देश है, ठीक है, चिली कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है, ये देश आगे है। चादरी अभ्रक में हमारा जो देश है भारत, वो आगे है, टॉप पे है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा ये इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी, चादरी अभ्रक। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा जो जिप्सम है ये कहाँ पाया जाता है, राजस्थान राज्य के अंदर पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 2011 की जनगणना के हिसाब से किस धार्मिक समूह में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट पाई जाती है। तो देखिए धार्मिक समूह जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है वो यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, जैन लोग जो है वो सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो मुसलमान होंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे की। अगर मैं 2011 के लिटरेसी रेट की बात करूं, साक्षरता दर की बात करूं, तो भारत की जो लिटरेसी रेट थी वो 74.04% थी। अगर यहाँ पे मैं पुरुषों की बात करूं तो 82.14% थी। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं लिटरेसी रेट साक्षरता दर की, तो 65.46% है। जब तक आपका 2026 का जनगणना नहीं हो जाता तब तक 2011 से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। ये देखिए ये शहर के नाम है और ये किस नदी के किनारे बसे हैं, ये हमसे पूछा गया है। देखते हैं ध्यान से इसको हम लोग। क्या कह रहा है हमारे पास, जो उज्जैन है वो कहाँ है, शिप्रा नदी पे। दूसरा है लखनऊ गोमती नदी पे। तीसरा है सूरत ताप्ती नदी, या फिर जबलपुर झेलम नदी। तो ये देखिए उज्जैन मध्य प्रदेश शिप्रा नदी के किनारे बसा है, बिल्कुल सही। लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल ठीक बात है। सूरत गुजरात का ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ये जो जबलपुर है ये झेलम नहीं बल्कि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो झेलम नदी है ये कश्मीर में बहती है, और श्रीनगर जो हमारा जो श्रीनगर शहर है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची यानी कि सेकंड शेड्यूल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और अब 12 अनुसूची हो गई हैं। ठीक है, तो जिसमें से कि अनुसूची 1 में भारत के संघ और राज्य की चर्चा है। भारत के जो हमारी दूसरी अनुसूची है उसमें सैलरी की चर्चा की गई है। ठीक है, जो वेतन है यानी कि इसमें शेड्यूल 2 में इसकी चर्चा है।
ठीक है। शेड्यूल 3 में शपथ की बात करी गई है और शेड्यूल 4 में राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है उसकी चर्चा की गई है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सूची शेड्यूल 1 में है। तो हमसे पूछा गया है संविधान के दूसरी अनुसूची में, तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब होने वाला है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 अपने स्क्रीन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? पहला है पदवियों के उन्मूलन से, तो ये गलत है। नेक्स्ट है दोष सिद्धि के संदर्भ में, तीसरा है नागरिकता के अधिकार, या फिर डी है सहकारी समिति के प्रोत्साहन में। तो जो हमारा अनुच्छेद 20 है वो दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करता है। ये भी 3 प्रकार का है, 20(1), 20(2) और तीसरा है 20(3). ठीक है। 20(1) कहता है कि एक क्राइम के लिए, एक बार गुनाह करने के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी। नेक्स्ट कहता है कि जिस दिन क्राइम किया है उस दिन के कानून के हिसाब से क्या मिलेगी? उसको सजा मिलेगी। और तीसरा कहता है कि कोई भी इंसान खुद का गवाह नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी इंसान खुद का गवाह नहीं हो सकता। तो ये 20 अनुच्छेद के 3 भाग हैं और 1, 2, 3 तीनों मैंने आपको समझा दिया है। तो दोष सिद्धि के संबंध में इसका संरक्षण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछा गया है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधान मंडल पर माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के लिए बिल कौन सा लाया गया था? ये हमसे पूछा गया है। 101वां संविधान संशोधन विधेयक 2014, या 115वां, 120वां, या फिर 122वां। ठीक है, तो देखिए ये जो जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू की गई और ये हमारा 101 संविधान संशोधन है। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पे बिल पूछा गया है, तो बिल ये कौन से नंबर का है? 122वें नंबर का है, यानी कि 122वां जो हमारा बिल आया था 2014 के अंदर, ये जीएसटी से संबंधित है। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जीएसटी जो है वो पूरे विश्व में सबसे पहले फ्रांस देश में लागू किया गया था और असम जो राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी लागू किया था भारत के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हमसे ये पूछा गया है कि उन मौलिक अधिकारों का चर्चा करना है, चयन करना है जो कि केवल और केवल भारत के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त हैं, बाहर वालों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शंस को देखेंगे, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, कानून के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि आर्टिकल नंबर 14 में आता है। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 29 में आता है। और अगला है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ऑप्शन नंबर 4। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। यानी कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार ये केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए और सी ये केवल और केवल भारत के जो नागरिक हैं उनको प्राप्त है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्य लिस्ट है, ये किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो जो पंचायती राज है इसकी चर्चा अनुसूची 11 में की गई है। ठीक है, अनुसूची 11 में की गई है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं तो 73rd जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसमें पंचायती राज को वैधानिक दर्जा मिल गया था। और जो 243 का जी है इसमें टोटल 29 कार्यों की जो है वो चर्चा की गई है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। इसमें से कौन सा कथन गलत है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, राज्यपाल क्या कर सकता है? विधान परिषद को स्थगित कर सकता है, तो ये भी ठीक बात है। विधान सभा को स्थगन कर सकता है, तो ये भी ठीक बात है। विधान परिषद को भंग कर सकता है या फिर विधान सभा को भंग कर सकता है, कौन सा कथन गलत है ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए राज्यपाल के पास विधान परिषद को भंग कर सकता है ये बात गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है।
हमारे पूरे भारत देश के अंदर केवल 6 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद की बात की गई है, और ये 6 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, इसके अलावा एक दक्षिणतम राज्य आता है कर्नाटक, उसके बाद आज हम बात करेंगे तेलंगाना की जो कि 2014 में बना था। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो है हमारे पास क्या है, विधान परिषद है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी हमारे पास विधान परिषद है, और बिहार राज्य के अंदर भी विधान परिषद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। अरविंद, बॉब और करमेल ने एक व्यवसाय में 84,000, ठीक है, 84,000 इन्वेस्ट किया, निवेश किया। अरविंद ने बॉब से 6,000 अधिक इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और बॉब ने जो है वो कमल से 7500 अधिक का निवेश किया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हम मान लेते हैं अरविंद है, ये बॉब है और ये करमेल है, ठीक है। मान लेते हैं कि इसने x रुपया इन्वेस्ट किया है, तो इसने कितना किया होगा, इससे 7500 ज़्यादा यानी कि 7500, और ए ने कितना किया होगा, x में हम लोग कितना करेंगे 7500, यानी कि जितना बी ने किया है उससे 6000 अधिक ये इन्वेस्ट करेगा, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी 13,500 रुपये है। अब हमसे पूछा गया है कि जो कुल इन्वेस्टमेंट है वो 84,000 की है। तो चलिए सबको जोड़ देते हैं, x प्लस में 13,500 प्लस में x प्लस में 7500 प्लस में x, और ये कुल मिला के 84,000 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे x और x है यानी कि 3x है, प्लस करेंगे इसमें सभी नंबरों को तो आ जाएगा हमारे पास 21,000, और इसमें को क्या हम लोग करेंगे 84,000 से घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 21,000 को घटाएंगे 84,000 से तो आएगा 63,000, और 63,000 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पे x का मान आ जाता है 21,000, ठीक है। यानी कि सी ने निवेश किया है 21,000, ठीक है। बी ने आपका निवेश किया है 28,500, 7500 जोड़ देंगे 21,000 में से, और ए ने कितना इन्वेस्ट किया है तो 34,500, x प्लस में 13,500, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि 42,000 के कुल लाभ में से अरविंद कितना प्राप्त करता है, ये पूछा गया है। तो देखिए जो जिस अनुपात में पूंजी लगाएगा वो उसी अनुपात में लाभ कमाएगा। तो पूंजी, तीनों की पूंजी हमने निकाल ली, बी की है 28,500, सी की है 21,000 और ए की है 34,500। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो ये हमारा कट जाएगा लगभग 23 बार में, ये कट जाएगा हमारा 19 बार में, और ये कट जाएगा 14 टाइम्स में, यानी कि इनकी पूंजी का जो अनुपात है वो है 23:19:14। तो हमसे अरविंद का पूछा गया है, ए का पूछा गया है। तो देखिए कुल इन्वेस्टमेंट, कुल जो लाभ है वो 42,000 है, जिसमें से कि हमें 23 निकालना है, और कुल मान है 56, ठीक है। तो इसको हम लोग 7 के पहाड़े से 8 बार में कटेगा, और ये 7 के पहाड़े से हमारा 6,000 बार में कट जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 750 बार में कटेगा, और 750 को हम लोग 23 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15, तो हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो 17,250 रुपये जो है वो अरविंद प्राप्त करेगा 42,000 में से ही, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है यानी कि 17,250 वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कह रहे हैं इसमें कि अगर 20, 34, 11 और 16 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो समानुपात हो जाती हैं संख्याएं। तो चलिए जोड़ देते हैं, 20 प्लस x, 34 प्लस में x, यहाँ पे हम लिखेंगे 11 प्लस x, ठीक है, और अंत में लिखेंगे हम लोग 16 प्लस x। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 20 को 16 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 320, ठीक है। आगे 20 की गुणा करेंगे x से तो 20x आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं तो यह आ जाता है हमारे पास 16x, और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर बराबर। इसके अलावा 34 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो आ जाएगा हमारे पास 374। इसके अलावा ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 34x, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 11x, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। तो बराबर है बीच में, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, x वाले नंबर को एक तरफ जोड़ेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 36x माइनस 45x, और यहाँ पे हमारे नंबर्स को घटाएंगे, 374 में से 320 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा, यानी कि x का मान जो है वो 54 को भाग करेंगे माइनस के 9 से, तो माइनस का 6 जो है वो इसका जो है हमारे पास आंसर आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा
3 को गुणा करेंगे हम लोग -6 से और यहाँ पे लिखेंगे y, ठीक है, इस पे पुट करते हैं और बराबर में क्या आएगा y बटा 2x माइनस का 6 यानी कि 12 माइनस का 6 यानी कि माइनस का 18, ठीक है। तो इस पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर। तो चलिए इसको लिख देते हैं y स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 या 18 यानी कि माइनस का 18 गुणा माइनस का 18। तो माइनस से माइनस कट गया, y का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 18 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। हमसे पूछा गया है कि निम्न में से पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए कहता है हमारे पास सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी कहता है यमन, ऑप्शन नंबर सी कहता है हमारे पास ईरान और ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारे पास इराक। तो सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल होता है ये कहाँ पे होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादक देश है वो सऊदी अरब है, ठीक है। पहली बार जो पेट्रोल निकाला गया था वो 1859 में निकाला गया था और वो यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर निकाला गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अपने स्क्रीन पे 7 दोस्त हैं जो कि अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। कई बार मैंने आपको क्वेश्चन समझाया है कि जब अंदर की ओर बैठे हैं तो इनका जो राइट होगा वो ऊपर की ओर होगा और जो लेफ्ट होगा वो नीचे की ओर होगा, यानी कि जो राइट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा और लेफ्ट इनका क्लॉकवाइज होगा। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 7 लोगों की बैठने की जगह बना लेते हैं पहले हम लोग, ठीक है। सबसे बोला गया है पहले x के बाईं ओर से गिनने पर q और x के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है। तो x के अगर हम लोग बाईं ओर से गिनते हैं, इधर से गिनते हैं, तो Q और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो Q को यहाँ बिठा देंगे, है ना। तो इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। आगे पढ़ते हैं। P R के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आगे पढ़ते हैं। O T के बाईं ओर बैठा है और P O के ठीक दाईं ओर बैठा है। S O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो P है वो R के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। R को यहाँ पे बिठा के हम लोग चेक करते हैं कि जो P है वो R के दाईं ओर बैठा है तीसरे स्थान पे, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे P बैठा है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। ओ टी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है और क्या है, पी ओ के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि ओ को यहाँ बिठाना पड़ेगा। फिर आगे क्या था कि ओ टी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये जो ओ है वो टी के बाएं बैठा है, तो टी का बायां हम लोग बैठेंगे, इधर घुमाएंगे, यानी कि टी यहाँ पे बैठा है। आगे देखते हैं। एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो एस जो है इसको हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे। तो यहाँ हमसे बोला गया है कि एस के दाईं ओर से गिनती करने पे एस और एक्स के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो एक्स के दाईं ओर से काउंट करेंगे तो ये रहा एक्स और ये रहा एस, और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आप कहेंगे 3 लोग इनके बीच में बैठे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। अगर ए का मतलब प्लस हो, बी का मतलब गुणा हो, सी का मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी का मतलब होना चाहिए प्लस। तो डी का मतलब जो है वो क्या, सी का मतलब क्या है हमारे पास, सी का मतलब है यहाँ हमारे पास प्लस और डी का मतलब है डिवाइड, ठीक है। तो इस समीकरण का मान क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 94 सी की जगह माइनस लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ये सी की जगह माइनस है, माइनस करेंगे इसको हम लोग 12। बी का मतलब यहाँ पे क्या है, बी का मतलब है यहाँ पे 12 लिख दिया हमने। उसके अलावा बी का मतलब है यहाँ पे गुणा 6, ठीक है। ए का मतलब है प्लस का 216 और डी का मतलब है डिवाइड यानी कि 9। सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ 94 है और माइनस करेंगे 12 को 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 72। अब प्लस वालों को जोड़ेंगे, यानी कि 94 और 24 को ऐड करेंगे तो 118 आएगा, उसमें से 72 को हम लोग हटा देंगे तो 46 जो है वो इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। एफ जे का भाई है, ठीक है। तो ये जो एफ है ये भाई है, किसका भाई है, जे का।
ई जो है वो डी की बहन है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। ये जो ई है ये किसकी बहन है, ये बहन है डी की, ठीक है। आगे देखते हैं, के एल की बहन है, ठीक है, ये जो के है ये भी बहन है, और किसकी बहन है ये, तो आप कहेंगे ये एल की बहन है, ठीक है। अब ये जो डी है वो एल का पुत्र है ना, तो डी एल का पुत्र है, तो एल जो है इसको हम लोग डी है पुत्र इसका है, तो यानी कि एल ऊपर का जनरेशन है। आगे देखते हैं, जे ई का पिता है, यानी कि ये जो जी है ये पिता है किसका, ई का। तो डी का एफ से क्या संबंध है ये हमसे पूछा गया है, तो ये क्या है इसका, जे जो है वो एफ का भाई है, तो डी क्या हो जाएगा, इसका भतीजा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका बेटा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। देखते हैं आगे, एक पासा है, डाइस से भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं, इसमें हमें सी के ऑपोजिट क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखिए ए है और यहाँ पे भी ए है, ठीक। दो के विपरीत में आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, और हमें यहाँ से सी का मान पूछा गया है, तो सी के विपरीत में क्या है, 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। यदि दर्पण को नीचे दर्शाए हुए रेखा MN पर रखा जाता है तो दिए गए पैटर्न का सही प्रतिबिंब क्या होगा, ये भी हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। मिरर इमेज बनाना है, तो के को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के को उल्टा करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा के है वो कहाँ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा, है ना। तो ये हमारा गलत जवाब हो गया और ये भी गलत जवाब हो गया, इसमें से कोई एक बनेगा। अब पी को उल्टा करेंगे तो पी इधर की तरफ दिखाई देना चाहिए, और वो किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है, ठीक है। और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ जे देखते हैं हम लोग, पसलियां कहाँ पर जुड़ी होती हैं ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कहता है स्केपुला पर, दूसरा है उरस्ती पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो स्टर्नम पर, और ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो वो है हमारे पास इलियन पर। तो जो पसलियां हैं वो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही जवाब है। अगर मैं बात करूं पसलियों की तो ये 12 जोड़ी होते हैं, ठीक है। और जितनी भी जोड़ियां हैं ये किससे कनेक्ट होती हैं, स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ स्टर्नम की, तो ये क्या होता है, छाती के बीच में त्वचा के ठीक नीचे एक चपटी सी हड्डी होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी जो है वो इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के 50 महत्वपूर्ण सवाल यहीं पे कंप्लीट होते हैं, बाकी जल्द मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही और सेट्स को देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।